कनाडा बेघर होने वालों के लिए एक आलमी पनाहगाह, लेकिन मोहम्मद एहसनुल्लाह के लिए ये सरहद एक ऐसी भूल भुलैया है जिससे निकलना नामुमकिन है। उनके केस का तजाद इंतहाई जालिमाना है। कैनेडियन कानून उन्हें दहशतगर्दी में मुलव्वस तंजीम का रुकन मानता है, जिसकी वजह से वो कानूनी तौर पर नाअहल करार पाते हैं। लेकिन जब वो तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं तो रियासत कहती है कि उन्होंने ये साबित नहीं किया कि वो इतने मुतहर्रिक थे कि उन्हें निशाना बनाया जाता। इस तज़ाद को समझने के लिए हमें माजी में जाना होगा। मोहम्मद एहसनुल्लाह ने 1992 में पाकिस्तान में एक सियासी तुलबा विंग में शमूलियत इख्तियार की। उनका दावा है कि जून 2001 तक उनके सियासी काम ने उन्हें रोपोश होने पर मजबूर कर दिया। जिस रात वो बिलाखिर कराची में अपने खानदानी घर वापस आते हैं, खामोशी टूट जाती है। एक भारी बूट की ठोकर से सामने का दरवाजा टूटता है। बंदूक की चमक से राहदारी रोशन हो जाती है। एक गोली मोहम्मद एहसनुल्लाह को लगती है। ये सिर्फ उन्हें जख्मी नहीं करती, ये उनकी रीढ़ की हड्डी को काट देती है। वो उस रात जिंदा तो बच जाते हैं, लेकिन वो दोबारा कभी चल नहीं सकेंगे। वो अक्टूबर 2001 में कनाडा पहुंचते हैं, एक मफलूज शख्स जो पनाह की तलाश में है। लेकिन इमिग्रेशन एक्ट के सेक्शन 34(1) के तहत उनके सियासी रवाबित फौरी तौर पर खतरे की घंटी बजा देते हैं। रियासत उनके सियासी धड़े को दहशतगर्दी में मुलविस तंजीम के तौर पर देखती है। वो व्हीलचेयर पर बैठे महज एक मजलूम नहीं, बल्कि कानूनी तौर पर वो एक सिक्योरिटी रिस्क हैं। एक कानूनी खला में फंसे हुए मोहम्मद एहसनुल्लाह एक गैर मामूली रास्ता अपनाते हैं। 2006 में वो मिनिस्टीरियल रिलीफ के लिए दरखास्त देते हैं, जो दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक के इल्जामात का सामना करने वालों के लिए एक कानूनी फरार का रास्ता है। वो ये दलील देते हैं कि वो कनाडा के लिए खतरा नहीं है। वो इंतजार करते हैं और इंतजार करते हैं। साल गुजर जाते हैं, फाइल पर धूल जमती रहती है, कोई फैसला नहीं आता। जनवरी 2010 तक वक्त खत्म हो जाता है। वो प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट दायर करते हैं। कैनेडियन कानून में ये एक बेहिस कागजात पर मबनी अमल है, कोई अदालती ड्रामा नहीं। अब उनकी जिंदगी का मुकम्मल इन्हिसार उन दस्तावेजात पर है जो वो जमा करवाते हैं। जायजा लेने वाले अफसर का अंदाज इंतहाई बारीक बीन होता है। वो व्हील चेयर को नहीं देखते, वो सबूत तलाश करते हैं। और फाइल में बहुत सी खामियां हैं। उन्होंने पार्टी में कब शमूलियत इख्तियार की, उनका असल ओहदा क्या था, उन्हें मखसूस धमकियां कब दी गईं, हमलावरों को कैसे पता चला कि वो घर पर हैं। फाइल में कोई जवाब नहीं है। अहसन अल्लाह के बयानात में तजाद नजर आने लगता है। वो गोल मोल बातें करते हैं। फिर अफसर के हाथ एक पुराना रिकॉर्ड लगता है, 2001 के एक मकानी अखबार का तराशा। इस खबर में इस फायरिंग को कोई सियासी हमला नहीं, बल्कि महज एक मामूली डकैती बताया गया है। अब कहानी बिखर रही है और सच का दामन हाथ से छूट रहा है। हालात बिगड़ते देखकर एहसनुल्लाह की कानूनी टीम आखिरी वार करती है। वो मुतालबा करते हैं कि उन्हें अदालत के रूबरू पेश होकर गवाही देने का मौका दिया जाए, लेकिन अदालत ये मुतालबा मुस्तरद कर देती है। कानून कहता है कि ज़बानी समाअत की ज़रूरत सिर्फ तब है जब अफसर को गवाह की नीयत पर वाज़ेह शक हो। यहाँ मामला नीयत का नहीं, कागजात का था। और यही वो नुक्ता है जहाँ रियासत का पलड़ा भारी हो जाता है। अफसर ये नहीं कहता कि एहसनुल्लाह झूठ बोल रहे हैं, वो बस ये कहता है कि उनके पास अपनी बात का कोई सबूत नहीं है। पनाह गुज़ीनों के कानून की दुनिया बहुत बेरहम है। यहाँ सिर्फ सच बोलना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उस सच को कागज़ पर साबित करना पड़ता है, जो वो ना कर सके। आखिरकार वो फैसला आ ही जाता है जो सब कुछ ख़त्म कर देता है। रियासत का कहना है कि एहसनुल्लाह को पाकिस्तान में कोई ख़ास ख़तरा नहीं, बल्कि उन्हें भी वही ख़तरात लाहिक हैं जो वहाँ की पूरी आबादी को हैं। कानून की नज़र में ये आम ख़तरा पनाह देने के लिए काफ़ी नहीं है। अब कोई रास्ता नहीं बचा। मुल्क बदरी का हुक्म बरकरार रहता है। एक टूटी हुई रीढ़ की हड्डी, एक मुस्तरद शुदा अपील,
वफाकी अदालत ये फैसला नहीं कर रही थी कि 2001 में कराची की इस तारीख राहदारी में असल में क्या हुआ था। वो उससे कहीं ज्यादा बेहिस चीज का फैसला कर रही थी। क्या उन्होंने इसे कागज पर साबित कर दिया था? हथौड़ा गिरता है, सबूत फराहम करने की जिम्मेदारी पूरी नहीं की गई।